ये है वाराणसी शहर का काशी इलाका, जो अपने तंग गलियों के लिए बड़े ही पुरातन काल से ख्यात रहा। लेकिन आज बनारस, जिसे मैं देश का सबसे वाइब्रेंट यानी जीवंत और लोक जीवन की छाप को ज़बरदस्त रूप से अपने समाहित किया हुआ शहर मानता हूँ। जो शहर होते हुए भी भारत की आत्मा, भारत का जनजीवन, भारत का लोक जीवन, भारत का सांस्कृतिक सौष्ठव इस शहर में साफ साफ दिखाई देता है। मैं अभी उस चौराहे पर हूँ जिस चौराहे पर प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर है। बगल में कई सारे घाट हैं और अब मैं वहाँ जाने की एक तरह से मैं प्रयास कर रहा हूँ और फिर मैं उसका वीडियो आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये बनारस का जनजीवन पिछले 10 सालों में काफ़ी बदल गया है। एक तंग भीड़ भाड़ वाला शहर होते हुए भी साफ सुथरा दिखाई देता है। जहाँ का लोक जीवन, जहाँ की भोजपुरी संस्कृति और भारत की सबसे प्राचीन नगरी का जिसे गौरव प्राप्त है, वहाँ की बोल चाल, वहाँ का खाना पाना और वो बनारसी ठेठ अंदाज मुझे अभी भी करीब 10 साल के बाद आने पर मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो हम फिर काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ का वीडियो आपको दिखाते हैं। मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये सड़क जहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है, चहल पहल दिखाई देती है। पूरी जीवंतता, पूरे जीवंतता का जीवाश्म और वो स्थूल रूप और वृहद रूप हमें दिखाई देता है इस शहर में। ये किनारे हर तरीके के भोजन, व्यंजन, स्ट्रीट फूड की भरमार, वो रिक्शे, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, लोगों की खरीदारी करते हुए वो दुकान। अब ये प्राचीन शहर है बनारस, लेकिन विकास बड़ा ही अच्छा हुआ है और बड़ा ही एक अच्छा संयोजन बनाया गया। पारंपरिकता, एंटिकनेस, विरासत और आधुनिक विकास का पूरा संयोजन इस बनारस में हमें दिखाई पड़ता है। ये देखते चलें और ये देखिए नज़ारा। ये बनारस का पान बड़ा। हम बनारस के उस जगह पे हैं जहाँ से 4 मंदिरों का रास्ता गुजरता है। काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा देवी मंदिर, श्रृंगार गौरी मंदिर और आदि विश्वेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ भी आपको बनारस की तंग गलियाँ, भीड़, तमाम वाहन दिखाई पड़ रहे हैं। एक अजीब उत्साह, एक अजीब मस्ती, अलमस्ती, एक अजब अल्हड़पन और कुल मिलाकर के पूरे लोक जीवन, जनजीवन जो भारत की असली माटी का रंग है, जो गाँव से चलता है और शहर में भी दिखाई देता है। आप देखिए बनारस की गलियों में तरह तरह के स्ट्रीट फूड, खाने के सामान, सब लोग, ये बनारसी पान की दुकान, ये यहाँ की चाय, यहाँ के जलपान, सब अलग अलग तरह के अदाले अंदाज से। और हम चल रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ दर्शन करने। तो आप देखिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं। एक तरफ वाराणसी प्राचीनताओं का शहर है, तो दूसरी तरफ अधुनातन नए नए शोरूम, बनारसी साड़ी, हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प, कुल मिलाकर के संस्कृति का एक ज़बरदस्त महागम। कुल मिलाकर के भारतीय लोक जीवन की एक उदात्त और भरपूरता से लिए हुए वो झलक, वो छटा, वो अक्ष इस बनारस में दिखाई देता है। ये है काशी मंदिर का नवनिर्मित कैंपस। ये गेट, यहाँ द्वार संख्या 4, ये विशाल का लौह द्वार और यहाँ से ये सामने का जगह। तमाम दुकानें बनारस साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, अपने नाश्तों के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर फटाफट चलो भाई, सुन के लगे।
बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रवेश का ये रास्ता जो भूमिगत है और सारे तीर्थयात्री श्रद्धालु इसमें प्रवेश कर रहे हैं। और ये सामने देखिए मिष्ठान दोनों की दुकान। कितना पैसा लीजिए? लाकर फ्री है सर, लाकर फ्री, लाकर का कोई चार्ज नहीं, दर्शन करेंगे सामने टांग प्रसाद चलेंगे बट दूसरे का पैसा उसको ऊपर टांग देना आराम से। हाँ बंद कर देना इसको, काटना। हाँ काट। दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वापदामपहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। गङ्गातरङ्गरमणी यजताकलापं गौरीनिरन्तरं नारायणप्रियमनङ्गमपदा वाराणसीपुरपतिं भजगेश्वरम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। दीपदेवा नमस्तुभ्यं
प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से वाराणसी नगरी बिल्कुल स्वच्छ हो गई। हर गली में हर जगह सफाई का इंतजाम है, बैनर लगे हैं, पोस्टर लगे हैं और
ये क्षेत्रीय अध्यक्ष है अच्छा, श्री दिलीप सिंह पटेल। पटेल। इसका जगह जगह पोस्टर में देखते हैं नाम रहता है। जो दो हम का साउंड है उसके बीच में क्या हुआ है? वो साउंडलेस है, नो साउंड। जो हमिंग का साउंड निकल रहा है तो उसको बोलते हैं नाद स्थान, नाद है वहाँ। और जो दो नाद के बीच में गैप है वो क्या है? नो साउंड, साउंडलेस। इसको बोलते हैं विश्रांति। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? साउंड, दो साउंड के बीच में क्या है? विश्रांति, जहाँ कोई साउंड नहीं है। आप अगली हमिंग की तैयारी कर रहे हैं। अब ये बताइए, जब आप लोग हमिंग कर रहे हैं तो ध्यान हम के साउंड पे लगाना है या विश्रांति पे लगाना है? हम बताना ये चाह रहे हैं, हम खुद भी साउंड पे लगा रहे हैं, लेकिन जो साधक होता है वो कहाँ लगाता है? विश्रांति पे। उस विश्रांति का वो एक्सपेंशन करता है, वही ध्यान होता है। ये काम तो आसान था, साउंड आप निकाल रहे थे, उस साउंड पे ध्यान लगाइए, साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है। लेकिन हम बोल रहे नहीं, छोड़ दो साउंड को। उस साउंड के बीच में जो साउंडलेस है, शब्द के बीच में जो निशब्द है, उसका एक्सपेंशन करना है। तो ध्यान कहाँ लगाना है? साउंड को भूल जाइए, तो साउंडलेस पे, विश्रांति पे ध्यान लगाइए। कभी कभी बड़े लोग बैठे हैं, इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता है। इससे अच्छा अवसर कहाँ मिलेगा? इतना बड़ा सपोर्ट है आपको, इतने सारे लोग एक साथ मिले हैं, हमारे परिवार के लोग हैं आप लोग, कहाँ कहाँ से आए हैं। इससे शुभ अवसर नहीं मिलेगा। शांति पे ध्यान लगाया जाए। और एक और छोटी सी बात, यहाँ हाथ रख के आपने कुछ अनुभव किया होगा वाइब्रेशन का, यहाँ रखा नीचे, लेकिन हृदय स्थल पे ही सारा ध्यान रहे, यहीं की वाइब्रेशन को फील करना है। अब हाथ का यूज नहीं करना है, हाथ का सपोर्ट गया। और दूसरा, ये जो वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन को फील आप तब करेंगे जब आप विश्रांति को फील करेंगे। जितनी गहरी आपकी, जितना गहरा आपका अनुभव विश्रांति का होगा, उतना गहरा आपका वाइब्रेशन का अनुभव होगा। चलिए स्टार्ट कीजिए।
को थोड़ा सा और आगे हम भरत। तो ये है बनारस शहर, बदलता बनारस। बनारस पूरी तरह बदल चुका है और आप जगह जगह पोस्टर में ये अब लिखा मिलता है अलौकिक बनारस, आध्यात्मिक बनारस और आधुनिक बनारस। मुझे लगता है ये तीनों सूक्तियाँ जो वाराणसी के बारे में लिखी दिखाई पड़ रही हैं वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। सचमुच बनारस तो बहुत पहले से अलौकिक है, आध्यात्मिक है और अब आधुनिक भी हो गया है। पहले तंग गलियों, तंग चौराहों, सड़कों और छोटे छोटे दुकानों के लिए वाराणसी जाना जाता था। आज वाराणसी का पूरा नज़ारा बदल चुका है। वाराणसी की सड़कें चौड़ी हो गई हैं, साफ़ सुथरी हो गई हैं, बीच के डिवाइडर बन गए हैं, साइड के फुटपाथ बन गए हैं। बाज़ार में पूरी तरीके से चहक दमक और रौनक आ गई है। वाराणसी देख कर के लगता है देश के तमाम शहरों में जहां ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, बाज़ारों में लोग नहीं निकलते, लेकिन वाराणसी के हर चौक चौराहे, गली बाज़ार, मोहल्ले, गलियां, हर जगह लोगों का हुजूम दिखाई देता है। उन लोगों की भीड़ में उस पर्व त्यौहार, मेले, बाज़ार, हाट, खरीदारी, शादी, विवाह, तरह तरह के यज्ञ उपवन जो हर घरों में, हर समाज में होता है। वह ये देखिए भगवान भक्तनाथ की जन्मभूमि जैनपुरी मंदिर भेलपुर, ये आप इसे देख सकते हैं। तो पिछले 8-9 सालों में या 10 सालों में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की मैं कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं बल्कि वाराणसी की मैं नज़ीर दिखाना चाहता हूँ, वो सारे विजुअल दिखाना चाहता हूँ कि कैसे बदला है। आप ये देखिए सफाई हुई है और जगह DDT का छिड़काव हुआ है। ये चौक है, ये देखिए यहाँ से BHU गोदौलिया, हरिश्चंद्र घाट, दुर्गा मंदिर, तुलसी मानस मंदिर और संकट मोचन मंदिर का एक तरह से एरो दिखाई जा रहा है। तो ये देखिए पंचवटी गोदरेज और आप देखिए कि किस तरीके से मकान का निर्माण हो रहा है। तो साइड में जो है पूरा चादर तान दिया गया कि धूल न जाए। अभी प्रधानमंत्री मोदी यहाँ की यात्रा पर आए हुए थे, उन्होंने वाराणसी को कई तरीके के सौगात दिए। वाराणसी में बिल्कुल एक भव्य बड़े योग मंदिर का उद्घाटन हुआ जो देश का बड़ा ही आले किस्म का मंदिर है। वाराणसी में अलग नए नमो घाट का निर्माण हुआ। वाराणसी में अलग अलग तरीके की परियोजनाएं चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वाराणसी में इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल फ्लो आ गया है, टूरिज्म तेज़ी से बढ़ा है और एग्रीकल्चर और मेडिकल इंडस्ट्री का एक हब बना है उत्तर प्रदेश में। तो और हमें ये बताया गया कि सोना मंडी, उसके बाद में अनाज मंडी, सब्जी मंडी और तमाम एंटिक्स के जो सामान हैं जैसे कि बर्तन है, सैनिटरी है, इसका एक बहुत बड़ा हब बन गया है। और वाराणसी का जो रकबा है करीब हमें लगता है कि कम से कम 20-25 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है जो हमें दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बैठे हैं इस वाराणसी के एक मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता और जिन्होंने वाराणसी में रह करके समाज सेवा के क्षेत्र में अनूठे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये सत्या फाउंडेशन चलाते हैं। इन्हें देखिए ये गाड़ी से चला करके हमें गंगा घाट की ओर ले जा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, तो चेतन उपाध्याय ने शोर प्रदूषण को लेकर जो पूरे देश में एक अलग जगाई है, जो एक जनमत का निर्माण किया है कि वाराणसी जहाँ पर कि बड़े चहल पहल होती है, वहाँ रात के 10 बजे के बाद कोई लाउड स्पीकर, किसी भी तरीके की तेज़ आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। इसके सब सूत्रधार करता धरता हमारे चेतन उपाध्याय जी हैं। तो ये वाराणसी का नज़ारा है। हमें आपको और वीडियो दिखाएंगे और उसमें ये लगेगा कि वाराणसी कैसे बदल रहा है, अपनी प्राचीनता, अपनी परंपरागत में भी आधुनिकता का समावेश कर कैसे सफाई, सुंदरता, आध्यात्मिकता और इसकी अपनी अलौकिकता को चार चांद लगाते हुए एक बड़ा ही एक मॉडल सिटी, एक मॉडल शहर बन रहा है। प्रधानमंत्री ने जापान के प्राचीन नगर कोसोवो
और काशी दोनों के बीच में एक MOU करवाया था, जिसमें यह तय हुआ था कि काशी की एंटिक्स को बरकरार रखते हुए काशी कैसे दुनिया का एक ऐसा शहर बने जो सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र पहले भी था और आगे भी रहेगा, और इसके पूरी छटा में एक नया एडिशन होगा, एक नया इजाफा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहीं ये हैं IIT BHU के प्रोफेसर और विश्व प्रसिद्ध बनारस के संकट मोचन मंदिर के महंत आदरणीय विशंभर नाथ मिश्रा जी। बनारस का जो मौजूदा हाल है और बनारस अतीत में क्या था, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है, आइए हम इनसे जानना चाहते हैं। महंत जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपकी बनारस नगरी में आकर के मैं बड़ा उपकृत हूँ, लेकिन हम चाहेंगे कि बनारस आपकी नज़र में किस तरीके का बदलाव का वाहक बन रहा है। जी, देखिए, बनारस एक पारंपरिक शहर है और बनारस के बारे में एक विशेषता है कि ये भारत का एक तरह से प्रोटोटाइप मॉडल है, जहाँ पर हर प्रदेश के लोग, हर जाति, हर धर्म, हर परंपरा के लोग बनारस में विद्यमान हैं। और ये शुरू से रहा है, किसी ने क्रिएट नहीं किया है। और ये कहा जाता है कि शिव की ये ड्वेलिंग स्पेस है, ये शिव की नगरी है। तो यहाँ सबको भगवान शिव इतने काइंड हैं कि वो सबको एडमिट कर लेते हैं। तो ये एक ऐसा जगह है जो कि एक भारत का एक स्वरूप आपको दिखाएगा। और बनारस के कुछ इनहेरेंट कैरेक्टर हैं, जैसे यहाँ पर ये परंपराओं का शहर कहा गया है, आध्यात्म की नगरी है और ये विद्या का केंद्र है। और यहाँ देखिए कितने यूनिवर्सिटी, जैसे महामना ने यहाँ काशी विश्वविद्यालय बनाया, उधर आपका विद्यापीठ है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, 4 यूनिवर्सिटी, तिब्बतियन इंस्टीट्यूट है और दादुल इसमें जो मुसलमानों का यूनिवर्सिटी है, सब हैं और सब आपस में बहुत ही कोऑर्डिनेटेड उसमें रहते हैं जी। तो बेसिकली यहाँ विद्या और अध्ययन के अलावा और कुछ नहीं है। और ये सब इनविजिबल कंपोनेंट बनारस के कहे जाते हैं जी। इधर क्या है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोगों ने एक तरह से ट्रांजिशन में बनारस चल रहा है। तो इसमें ये हम तो कहते हैं कि ये इतना फ्रेजाइल सिस्टम है कि यहाँ जबरदस्ती कोई डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए। शहर की क्या मिजाज है, शहर की क्या ज़रूरत है, उसके अनुरूप हो तो बहुत अच्छा होगा। अभी जो यहाँ पर जैसे कॉरिडोर का एक अलग अट्रैक्शन हुआ है और बनारस में बहुत विजिटर्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उनका देख रेख और उनका जो आपका जो ट्रांजिटरी मोड है उनके शहर में घूमने के लिए, मूवमेंट के लिए, ये शहर देखिए आज एकदम इतना मतलब गंदा, हम क्या बताएं कि कई जगह ऐसे जहां साफ सफाई ठीक से नहीं हो पाती है। फिर उसके बाद आप जिस भी रोड पे निकल जाएं, हर सड़क जाम। बहुत खतरनाक है। तो इसको लेकर हम लोग भी बहुत चिंतित हैं कि शहर का कम से कम कैरेक्टर अपना बचा रहे। यहाँ पर जो पारंपरिक उत्सव हैं वो होता रहे। और जैसे यहाँ संगीत का एक सबसे बड़ा केंद्र रहा है, तो अभी नए जनरेशन में उस ढंग के लोग इमर्ज नहीं हो रहे हैं। विद्वता में आप देखिए, वेद के, पुराण के, फिर व्याकरण के एक से एक उद्भट विद्वान थे। तो जो जा रहा है फिर उनका रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। ये सब बनारस के लिए चिंता का विषय है और इस पर कुछ काम नहीं हो रहा है। यहाँ तो सब जो भी हो रहा है, आपका एक जो होता है कॉस्मेटिक सेटअप के तहत हो रहा है कि शहर को सजा दो, उसी में लोग मेस्मराइज हो जाए। तो इससे शहर को कुछ मिलेगा नहीं। और ये जरूर है कि शहर का इनबिल्ट कैरेक्टर फिर समाप्त होगा। हमको सबको मिलकर, ये हमारा ही नहीं सबका, हर काशी वासी का धर्म होना चाहिए कि काशी का जो कैरेक्टर है उसको मेंटेन करने के लिए आपको और सबको बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा। आज अगर आप परिश्रम करना शुरू करेंगे तो ये 20 साल 25 साल बाद कुछ दिखना शुरू होगा, क्योंकि विद्वान तो आप एक दिन में बना नहीं सकते हैं। अच्छा, उसमें
कितने हजार करोड़ आप दे देंगे तो उसको कोई विद्वान नहीं बनेगा। उसके लिए आपको श्रम करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, इसी काशी के स्पेस में अध्ययन करना पड़ेगा। एक हमसे लोग जैसे पहले आते थे तो लोग बड़े श्रद्धा से कहते थे कि हम बाबा विश्वनाथ के नगरी में आए हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ तो यहाँ के महाराजा धीराज हैं और वही मालिक भी हैं यहाँ के। लेकिन दुख होता है जब लोग कहते हैं कि हम जा रहे हैं कॉरिडोर देखने और लगे हाथ बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन कर लें, तो बाबा विश्वनाथ सेकेंडरी हो रहे हैं। ये बहुत एक खराब चीज हम देख रहे हैं कि जो शहर बाबा विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है तो वो प्राइम फोकस बाबा विश्वनाथ का ही होना चाहिए। और बाबा विश्वनाथ का अगर ये स्वरूप अगर बदल रहा है तो ये काशी के लिए बहुत ही खतरनाक है। काशी से बनारसियत, अच्छा बनारसियत अनपैरेलल शब्द है, ये विशेषण है, जिसके साथ लगाई वो अनपैरेलल हो जाता है। तो बनारसियत अगर खत्म हो जाएगी, अब जैसे ऐसे सिंपल बैठे आप आए आपसे बात कर रहे हैं, यही बनारसियत है। अच्छा आप चाहे जो हो, बड़े हो या छोटे हो, यहाँ लोगों में जो कनेक्टिविटी आप देखेंगे कि एक बड़ा आदमी छोटे आदमी से भी बड़े, बस ये बात मेरा भी ऑब्जर्वेशन है। ये किसी शहर में आपको नहीं मिलेगा, नहीं है। लेकिन ये सब परिवर्तन अब होते जा रहा है। ये बनारस के लिए खतरनाक है। और युवा पीढ़ी को हम खास करके उनको टारगेट करके कहते हैं तो उन लोगों को भी चैतन्य हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 5-10 साल बाद अगर ये शहर ट्रांसफॉर्म हो गया, देखिए ये आध्यात्मिक नगरी है और आप इसको जो डेवलप कर रहे हैं वो टूरिज्म के लिहाज से डेवलप, टूरिज्म के लिहाज से कर रहे हैं। टूरिज्म के लिहाज से डेवलप करेंगे तो बहुत सी चीजें यहाँ की समाप्त हो जाएंगी। ये खतरनाक है, इसको सबको चैतन्य होकर इसको ध्यान देना चाहिए। अब जैसे बनारस के घाट, वो सैंक्टिटी का एक मतलब जो कहा जाता था पीक है, मतलब कि लोग आके गंगा से अपनी बात, अपनी दुख, अपने कष्ट और अपने खुशी भी जाहिर करते हैं, गंगा से लोग इंटरैक्ट करते हैं। आज वो तट पे देखिए कि ऐसा भीड़ भाड़ रहा है कि आप मतलब कुछ समय के लिए आप वहाँ 2020 में आप गंगा से बैठ के वार्तालाप भी नहीं कर सकते हैं। तो जो इस तरह की चीजें जो बदल रही हैं, ये ठीक नहीं। और घाट जो है मौज मस्ती का केंद्र हो रहा है, ये तो बनारस के लिए बड़ा शर्मनाक है। आप बताइए गंगा की अगर यात्रा 2550 किलोमीटर की या 2525 किलोमीटर की है गंगोत्री से गंगा सागर तक, तो उसमें ये 5 किलोमीटर का कहा गया कि सबसे सैक्रेड स्पेस है। तो सैक्रेड इसलिए है कि ये टेंडेंशियली काशी को छूता है पहले तो, जो शिव का स्पेस है, और बाबा विश्वनाथ यहाँ साक्षात विराजमान है। और ये तीनों कंपोनेंट काशी में मोक्ष के कारण है कि आपका ये जीवन और मरण का जो साइकिल है आप उससे बाहर हो जाते हैं। किसी विधि से अगर काशी में आदमी मर जाए तो उसको मोक्ष मिलता है, वो परब्रह्म परमेश्वर का ही वो अंश हो जाता है। तो ऐसी करके काशी की मान्यता है। और ये जगह इतना पवित्र है, यहाँ आते ही आदमी के मनोभाव सब परिवर्तन होते हैं। और ये कहा जाता है कि यहाँ अगर आप कोई पिटीशन अगर आप अप्लाई कर दें वो तुरंत आपका सुना जाएगा। लेकिन साथ साथ ये भी है कि काशी में अगर रह के कुछ पाप करेंगे तो वो आप कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आदमी को यहाँ बहुत सोच समझ कर यहाँ रहना चाहिए। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका भी खूब आदर होना चाहिए। वो गरीब है अमीर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कहा गया है वो सब शिव के अंश है। तो काशी का हर वासी जो यहाँ काशी में निवास करता है वो अगर रहता है तो शिव के परमिशन से रहता है, और वो सब शिव के ही कंपोनेंट हैं। तो आपको उस आदर के साथ उनको रखना चाहिए। तो काशी की ये कुछ विशिष्टताएं हैं। अब आपने हमसे पूछा तो हम आपको ये सब शेयर कर रहे हैं। अच्छा महंत जी, जो गंगा का जो प्लान बना और वाराणसी उसका बड़ा केंद्र था, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और जो रिहेबिलिटेशन और जो रेनोवेशन घाटों का हो रहा है उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? घाटों का रिनोवेशन करिए, लेकिन उससे गंगा का कर्ज नहीं समाप्त होगा। गंगा के प्रदूषण के जो कारण है वो वैसे के वैसे ही है, वो एड्रेस आज तक नहीं हो पाया है। और जो टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ किया वो फेल्ड टेक्नोलॉजी है, उससे कुछ काम नहीं बनेगा। बल्कि आप 14 से आज तक की स्थिति देखिए तो वो वर्ष और हो गया है और ख़राब होते गया है। आप वाटर क्वालिटी अभी मॉनिटर कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे, घाट की लाइटिंग करेंगे, घाट सुंदर बनाएंगे, उससे गंगा को क्या लेना देना है। गंगा में जब तक सीवेज इस तरह से ओपन निस्तारण होता रहेगा बिना ट्रीटमेंट के, तब तक गंगा का कर्ज ख़त्म नहीं हो पाएगा। और गंगा की हालत तो और बद से बदतर होती जा रही है, बदतर होती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद
महन जी, एक बनारस की नई पर्सपेक्टिव देने के लिए आपने बनारस के अतीत, वर्तमान और तमाम चीज़ों को लेकर के योजनाकारों को नसीहतें दी हैं और दुनिया का सबसे प्राचीन शहर, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र वाराणसी के पूरे उनके चाल, चेहरे और चरित्र को लेकर आपने जो नाखुशी जताई है, चिंता जताई है, एक एक्सपर्ट के रूप में, एक दिव्य आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में और एक बड़े मंदिर के मुख्य महंत के रूप में, वो हमें लगता है कि सबके लिए अनुकरणीय है और इसे सरकारों को और इंतजामिया को अविलंब ध्यान दे करके बनारस की गौरवशाली आभा और उसकी प्रभा को जीवंत रखा जाए। हम सब देशवासी की यही कामना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद महन जी, अपने पर्सपेक्टिव देने के लिए धन्यवाद। सारनाथ थिएटर पर सड़क के किनारे चलते हुए गए। हम लोग हैं बनारस के आशापुर जगह से, जहाँ से ई रिक्शा पकड़कर हम चल रहे हैं भारत के जीवन, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति का सार सारनाथ। तो आप ये देखते हैं, ये किनारे बड़ी मनोरम दृश्य, पेड़, बिल्कुल अच्छी सड़क, किनारे फुटपाथ और हमारे साथ बैठे हुए यहाँ से करीब 1 किलोमीटर सारनाथ बनारस की विजिट में मेरा यहाँ आना हुआ। फिर आपको सारनाथ पहुँचते वहाँ तमाम स्कूल, दर्शन, रेलवे स्टेशन, तब तक रास्ते में गार्डन नज़ारा देखते चलते तो हम जल्दी पहुँचते हैं सारनाथ। ये है थाई बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, बौद्धों का एक तीर्थस्थल सारनाथ, जहाँ की पहला गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया ज्ञान प्राप्त करने के बाद। बुद्धिस्ट सर्किट का एक जाना माना नाम सारनाथ है। तो ये आप देखें, यह एक मोनास्ट्री, विशाल प्रतिमा गौतम बुद्ध की जो हमें दिखाई पड़ रही है। देखिए बहुत बड़ी प्रतिमा है, तो बड़ा अच्छा जगह है। हाँ, ये तो अच्छा जगह है सचमुच। देखते चले सारनाथ का नज़ारा, सारनाथ भारत का सारनाथ में सहायकपुरी साहिब का कार्यालय सारनाथ स्थित, क्योंकि एक बड़े ही सैलानियों का एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थल सारनाथ बनारस हो गया। ये है सारनाथ का म्यूजियम, जो कि अभी बंद है और इसी म्यूजियम में वो भारत चक्र, अशोक चक्र का ओरिजिनल फॉर्म रखा हुआ है। इसे सब देखने सैलानी यहाँ आते हैं, लेकिन मैं आज जिस दिन आया हूँ उस दिन यह म्यूजियम बंद है। लोग अभी इंक्वायरी भी कर रहे हैं और सामने बैठा गार्ड ये बता रहा है कि ये म्यूजियम अभी बंद है और ये म्यूजियम के मार्ग की लंबाई ये इंडिकेटर बता रहा है। और हम आपको ले चलते हैं यहाँ के जो सोवेनियर शॉप हैं, जो सारनाथ के तमाम हैंडीक्राफ्ट आइटम के ये बिकने वाले दुकान हैं, जो आप भली भांति देख सकते हैं। और ये स्कूल के बच्चे, सैलानी ये आकर के इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अब हम चलते हैं आपको पार्क की तरफ। ये देखिए गौतम बुद्ध की कितनी अच्छी अच्छी प्रतिमाएँ एक साथ साथ दिख रही हैं। ये कितने का है सब? ये फोटो, ये गौतम बुद्ध का ये वाला हाथ रखिए, 750। तो सबसे सस्ता कौन है? चलिए ठीक, फिर हम अब पार्क की तरफ चलते हैं और फिर आपको बताएंगे कि अलग अलग जगहों पर क्या है।
ये है सारनाथ म्यूजियम के बगल का पार्क। जब म्यूजियम बंद होने के बाद ये सैलानी पार्क के पास आए हैं और हम पार्क में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। इंटरव्यू गेट से। अच्छा, टिकट है क्या इसका? अच्छा यार, हम तो मीडिया का फ्री नहीं है क्या? नहीं। तो फिर कैसे प्रचार होगा सारनाथ का? तभी तो टूरिस्ट आएंगे। टिकट लेकर आप करते रहिए। कितने का टिकट लगता है? 20 रुपये। लेकिन कितना टाइम होता है इसमें? क्या चीज़ का? ये संरक्षित स्मारक है। इस पे लिखा है कि यह स्मारक प्रोटेक्टेड इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर सैलानियों की भीड़ है और ये आप देख सकते हैं ये पार्क का नज़ारा। कुशीनगर में भी करीब करीब इसी तरीके का पार्क दिखाई पड़ता है जहाँ पर कि परिनिर्वाण स्थल है और ये गौतम बुद्ध का एक तरह से उपदेश केंद्र है सारनाथ। तो हम फिर उनके स्तूप की तरफ चलते हैं और ये सब सोवेनियर की शॉप, सैलानियों की भीड़, सब पार्क में जाने का प्रयास करते हुए। अभी यहाँ G20 डेलीगेट की मीटिंग हुई थी, उसके अभी बैनर लगे हुए हैं और ये लिखा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ वाराणसी, एंशिएंट साइट सारनाथ वाराणसी। तो हम अब उस स्तूप की तरफ चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये है सारनाथ का गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा और उसके सामने अशोक चक्र। इसमें हम अभी प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि अंदर कोई भी खाने पीने का सामान ले जाना मना है और अभी यहाँ स्थित गार्ड ने ये बताया कि आप कोई खाने पीने का सामान नहीं ले जाएंगे और ये लिखा भी है खाने पीने का सामान लाना मना है। यह एक विहंगम दृश्य जो हमें सारनाथ की महत्व को दर्शाता है। ये बताता है कि गौतम बुद्ध का जो बुद्धिज्म आया वो पूरी दुनिया को युगों युगों तक कैसे प्रभावित करता रहा, कैसे भारत की यह धर्म पताका दुनिया के अनेकानेक हिस्सों में फैली और बुद्ध सर्किट का जो 4 बड़ा नाम, एक तो कपिलवस्तु जहाँ पर ये गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, फिर उसके बाद बोध गया जहाँ उन्हें तपस्या के बाद ज्ञान मिला और बोध गया के बाद सारनाथ जहाँ पर आकर बुद्ध ने अपने पहला उपदेश दिया और इसके बाद उत्तर प्रदेश में ही स्थित कुशीनगर जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ। तो अभी हम सारनाथ में हैं जहाँ बुद्ध की विशाल प्रतिमा मन मस्तिष्क को पूरी शांति का एक उत्कट संदेश दे रही है और हमें कुछ मौन धारण करने, सोचने, आत्मचिंतन करने को विवश कर रही है। और यह देखिए किस तरीके का फव्वारा बना है और ये आपको ये दिखाई देगा बगल में ये सारे रंगीन झंडे लगे हुए हैं, साइड में फुटपाथ और जाने का रास्ता। हालांकि उस तरीके से सैलानियों की संख्या नहीं है, वो शायद पेगोडा है या कोई मॉन्क का स्थल है बौद्ध भिक्षुओं का। और ये देखिए बुद्ध को एक अवतार के रूप में दिखाया गया है। गौतम बुद्ध यह विशाल प्रतिमा, बड़ा ही ये गाइड अभी सब कुछ बता रहे हैं। जो पत्थर को कटिंग करके स्टैचू वगैरह बना सर, वीडियो नहीं बनाए। अच्छा, आपका मार्केट डाउन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं जिसको घुमाऊंगा उसको। हाँ ठीक है ज़रूर ज़रूर। हाँ, ये देखिए यहाँ पर किनारे का रास्ता फिर इस तरफ और यह देखिए गौतम बुद्ध यहाँ पर शायद गदा लिए हुए हों या फूल लिए हुए हैं और हाथ में उनका वो है
और फिर उसके बाद यह विशाल प्रतिमा जो आप देख सकते हैं, विशाल बुद्ध की प्रतिमा, पत्थर की बनी प्रतिमा। इधर जाना मना है, चारों ओर से घेरा है और ये लिखा हुआ है। फिर हम वीडियो अपना समाप्त करते हैं और अपने आप को भी दिखाते हैं, फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे। आपको हम दिखाते हैं सारनाथ का एक महत्वपूर्ण स्थल, जिसे जानते हैं हम चौखंडी स्तूप के रूप में, और इसमें सैलानियों को जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। और हम ये दिखाते हैं कैसे ये सैलानी इंटर कर रहे हैं। और ये स्तूप एक बड़ी हुई एक अलग छवि रखता है, जिसमें भारत की प्राचीनता, भारत की ऐतिहासिकता और बौद्ध धर्म का एक ऐतिहासिकता इसमें साफ साफ दिखाई देती है। ये आप देख सकते हैं जो मैदान में पेड़ लगे पार्क है। चुके हैं 20वीं शताब्दी के महान भारतीय उपन्यासकार, जिन्होंने भारतीय साहित्य की कई पीढ़ियों प्रेरित किया, प्रभावित किया और दुनिया में साहित्य के मकाम पर आम जीवन, सर्वहारा और ग्रामीण जीवन के लोगों की कथा को उकेरने के लिए एक तरह से पूरी दुनिया में जाने गए। और मैं आ चुका हूँ बनारस से 15 किलोमीटर दूर, सारनाथ से करीब 5 किलोमीटर दूर एक बेलवा नामक कस्बे के ठीक बगल में, जो लमही का एक तरह से पड़ोसी गांव है। और यहाँ पर उनकी याद में स्मृति द्वार बनाया गया है। ये है मुंशी प्रेमचंद्र स्मृति द्वार, जो कहीं न कहीं लेखन और साहित्य से प्रेम रखने वाले लोगों के लिए एक ऐसा तीर्थस्थल, एक ऐसा अजीम स्थल जो मुंशी प्रेमचंद्र से प्रेरणा को और ज़्यादा रेखांकित करता है। उन्हें उस माटी के नायक, उस माटी के लेखक की असली जो जन्मभूमि की माटी थी, उसे देख करके गौरवान्वित होने का भान उत्पन्न करता है। तो ये है उनकी स्मृति में प्रेमचंद्र स्मृति द्वार। कहाँ है इनका मूर्ति? मुंशी प्रेमचंद्र का मूर्ति इनके कहाँ बा? अरे इनका मूर्ति कहाँ बा? अच्छा, अंदर बा। तो अब हम सीधे चलते हैं लमही गांव के उस जो प्रेमचंद्र के नाम से रखा गया है, प्रेमचंद्र उद्यान लमही। और हम अभी उनकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये है प्रेमचंद्र, जहाँ पर कि एक दुकान लगाया हुआ है और जिसमें लिखा हुआ है उद्यान प्रशिक्षण विभाग वाराणसी का प्रेमचंद्र उद्यान लमही। अब हम उस उद्यान में चलते हैं जहाँ पर उनकी 2 बैलों की कथा का एक तरह से मूर्तियों के ज़रिए ये रेखांकन किया गया है। और अब ये उद्यान, जो कि जिस तरीके से इसका देख रेख रख रखाव होना चाहिए, उस तरीके से तो नहीं दिख रहा है। लेकिन अब हम चलते हैं कि उनकी जो मूर्ति है उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। ये बगल में भी एक छोटा उद्यान बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई नाम नहीं लिखा है। तो हम पूछते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र की मूर्ति कहाँ है? आगे है, आगे अंदर। यहाँ पर भी तो है ना? नहीं, यहाँ पर नहीं है। कितना था, सब रोड बनता था, फटपुर के अंदर खा गया। अच्छा, तो अब कहाँ, कितना दूर है? बहुत ज़्यादा नहीं, 200 मीटर है। 200 मीटर। अच्छा, तो वो क्या उनका घर है? हाँ, उनका घर है पूरा। अच्छा, काफी किताब और एक चीज उनका मूर्ति बना हुआ है। अच्छा, तो लाइब्रेरी है। हाँ, जो वहाँ लाइब्रेरी भी है। तो अब हम यहाँ से, जैसा कि इन्होंने बताया, इनकी जो मूर्ति थी वह मूर्ति सड़क बनने की वजह से वो अंदर रख दी गई है। और अब हम उनके घर की तरफ चलते हैं।
जब प्रेमचंद्र ठीक आज से करीब 143-44 साल पहले अपने जब इस गांव में जन्मे थे, तो इस गांव की तमाम परिस्थितियां उन्हें एक बड़े साहित्यकार के लिए एक अनूठा बिंब प्रदान कर रही थी। उन्होंने ग्रामीण जनजीवन को, समाज को इतनी गहराइयों से, इतने तरीके से परखा और व्यवस्था की वेदना, समाज की संरचना, आपसी लोगों का वर्ग संघर्ष, मनोवृत्तियों का द्वंद्व, अपने स्वार्थ और अपने वर्गों का चरित्र जो उनके उपन्यास तमाम कहानियों में दिखाई पड़ा, आज 144 साल के बाद उस लम्हे का दृश्य अब एक कस्बा नुमा हो गया है। एक ऐसा कस्बा जहाँ पर कि कुछ सुविधाएं भी दिख रही हैं। मैं जिस सड़क से चल रहा हूँ वह एक सड़क अच्छा खासा बन गया है। सड़क के दोनों बगल दुकानों की तादाद है और मैं ये देख रहा हूँ चूँकि बनारस का उपनगरीय इलाका होने की वजह से हर जगह पक्के के मकान दिख रहे हैं, सड़कें निकली हुई हैं। अब फूस के घर, 2 बैलों की जोड़ी और किसानों की अंतहीन संघर्ष का सिलसिला का नज़ारा वो अब यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा। अब अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और लाइफ स्टाइल जो लोगों की बदल रही है, प्रेमचंद्र के उस लम्ही ग्राम में भी अब उसकी छटा दिख रही है। अब हम प्रेमचंद्र के उस संग्रहालय, उनके स्मारक की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वो सामने वाला जो सफ़ेद रंग का 3 मंजिला मकान है, शायद यह उनका ही स्मारक स्थल है। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का पैतृक निवास स्थल। मैंने पहले कुछ पत्रकारों को, कुछ मीडिया के स्टोरीज में देखा कि उनका घर उपेक्षित है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर अब लिखा हुआ है प्रेमचंद्र स्मारक लम्ही और ये पैतृक निवास स्थल है। और साथ साथ यहाँ पर मैं और चीज़ देख पा रहा हूँ कि मुंशी प्रेमचंद्र शोध एवं अध्ययन केंद्र लम्ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक बजाबता ब्रांच यहाँ पर खुला हुआ है, जो प्रेमचंद्र की कीर्ति पताका को एक तरह से नए सिरे से लोगों के मन मस्तिष्क पर डालने का एक बड़ा ही सुंदर प्रयास है। मैं देख रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद शोध एवं अध्ययन केंद्र लम्ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने इसे अपना कोई न कोई एक ब्रांच बनाया है। और हम देख रहे हैं कि अंदर में जो है एक निर्माण स्थल दिख रहा है, जो मुंशी प्रेमचंद्र की याद को और ज़्यादा ताज़ा करता है। और मैं ये देख रहा हूँ ये कैंपस है और ये सामने बिजली के ट्रांसफार्मर में काम चल रहा है और ये उनका शोध मंथन केंद्र का जो है ये बोर्ड दिखाई पड़ रहा है। के स्मारक के पास बनी, ले सकते हैं फ़ोटो ना, बनी फ़ोटो इसमें उनको दिखाया गया है प्रेमचंद्र की। ये देखिए, दादी का हाथ जल रहा है, ये देखिए उसकी ये है पंच परमेश्वर सदगति कहाँ गया वो हामिद? सेवा सदन, मंत्र, ईदगाह, दूरी काशी, शतरंज के खिलाड़ी, सवा सिर के पूरी ग्रामीण पूरा अक्स तिरोहित होता है प्रेमचंद्र के साहित्य में। गोदान एक महान उपन्यास, मंत्र, कफन कहानी, जो एक बेहद क्रांतिकारी कहानी। ये प्रेमचंद्र के अंतिम समय की तस्वीर। ये 2 भाई सच्चा साहित्य कवि पुराने उनके कहे गए वचन। प्रेमचंद्र का नाम दिया लम्ही गाँव मैदान जहाँ प्रेमचंद्र बचपन में मकान के सामने गुल्ली डंडा खेला करते थे। आज पूरा नज़ारा बदल गया। सरल चंद्र उपाध्याय ने प्रेमचंद्र को सम्राट की उपाधि दी। आशा उत्साह की जननी, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालन शक्ति है। जीवन को स्वतंत्र डिग्री की नहीं, जहाँ कहानियों का जन्म हो।
लिखते तो वो लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है, एवं धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया है। क्या लिखेंगे? वाह! तो ये है प्रेमचंद्र की सारी साहित्य पत्रिकाएँ, उनके अंदर कुछ लाइब्रेरी बनी। हाँ, ये लाइब्रेरी बनी है जिसमें कि सारे उनके साहित्य दिखाई पड़ रहे हैं। सारे उपन्यास, इन्हें सिरपत राय, अमृत राय, प्रेमचंद्र की माल्यार्पित लगी मूर्ति, ये उनका लालटेन, ये सारे किताबें, ये उस समय के संग्राम, ये सब पुरानी किताबें देख सकते हैं। प्रेमचंद्र की इक्यावन अनमोल कहानियाँ, प्रेमचंद का उर्दू में लिखा हुआ भी कुछ है, उर्दू अफसाने इसका लिखा हुआ, इसमें ये सारी किताबें, ये प्रेमचंद्र के सिर्फ सारे उनके बेटे अमृत राय का एक तरह से इंटरव्यू लेते हैं। उस समय का ये ट्रांजिस्टर रेडियो, उस समय का लालटेन, ये फोटो, ये सब रखा हुआ है। उनके स्मृति संग्रहालय उनको रेखांकित करता है। फिर हम प्रेमचंद के अगले कमरे में आते हैं जो अपनी पत्नी के साथ है। प्रेमचंद का एक फ़ोटो जिसमें वह एक नवाब की तरह देखते हैं। उनके सारे किताब, ये सारी चीज़ें, ये सब किताब। तो एक क्रांतिकारी लेखक, उपन्यासकार, समाज का दृष्टा, व्यवस्था का परिवर्तन करता, समाज में बराबरी को पनपाने वाला, संवेदना की सर्वोच्चता को बहाल करने वाला वो मुंशी प्रेमचंद्र, ये उनके सामने की प्रतिमा इस बात को बताती है कि प्रेमचंद्र कितना एक अद्वितीय साहित्यिक शख्स था। उनको मैं अंतिम पग एक तरह से इनके स्थल पर मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। तो मैं अभी सामने बैठा हूँ प्रेमचंद्र स्मारक और संग्रहालय लम्ही के उसी स्थल पे, और हमारे सामने बैठे हैं इस संग्रहालय के मुख्य कर्ता धर्ता। सर जरा अपना प्लीज नाम बताएं। और सुरेश चंद्र दुबे जी, समाज सेवी लम्ही वाराणसी जी। तो प्रेमचंद को लेकर के आपका क्या मानना है? आपको ये गौरव होता है कि आप उस गांव से बिलोंग करते हैं जहां इस सदी के, इस सहस्त्राब्दी के सबसे क्रांतिकारी लेखक, उपन्यासकार और एक तरह से दिव्य दृष्टा, जिन्होंने करोड़ों लेखकों, चिंतकों, विचारकों, उपन्यासकारों और रचनाकारों को प्रेरित किया, और उसमें से एक प्रेरित होने वाला मैं भी हूं। तो हमारे सामने सर उनके बारे में कुछ बताएं, और बताएं कि क्या संभावना देखते हैं प्रेमचंद्र की, मतलब कि उनकी जो कीर्ति पताका है वो आगे और कितनी फहरेगी, क्योंकि लम्ही का भी मुझे परिदृश्य सब बदला हुआ दिख रहा है। वो प्रेमचंद्र के समय का लम्ही नहीं है जो उनको कई तरीके से प्रेरित किया और इतनी महान और कालजयी रचनाओं को रचने के लिए विवश किया। तो सर बताएं आप प्लीज। ऐसा है कि कहते हैं कि तारीख रोज आती है, हर तारीख को लोग पैदा होते हैं, लेकिन अमरता की तारीख कोई ही हासिल करके पैदा होता है। हर तारीख को भगत सिंह नहीं पैदा होते, हर तारीख को चंद्रशेखर आजाद नहीं, बहुत खूब, बहुत खूब, हर तारीख को लक्ष्मीबाई नहीं पैदा, तो हर तारीख को अग्नि की उड़ान को सफल करने वाला अब्दुल कलाम नहीं पैदा होते। बहुत खूब। ऐसे ही हमारे प्रेमचंद एक तारीख लेकर के पैदा हुए जो कि आज हमारे भारत की सीमा को भी पार कर चुके हैं जी। अभी तक आप किताबों में पढ़ रहे थे कि वाराणसी से 5 मील दूर लम्ही गांव आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद, आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लम्ही उनके जन्मस्थल पर पहुंच चुके हैं। जी जी। जब आप चले होंगे तो आपके दिमाग में रहा होगा कि पता नहीं वो लम्ही कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का बदलाव कैसा हुआ होगा, पता नहीं उस लम्हिया में प्रेमचंद के गांव लोग आते होते हैं कि नहीं आते हैं। ये सब तमाम विचार आपके दिमाग में आया और आपके अंदर एक बेचैनी हुई, जहाँ की आप जो है कि मुंशी प्रेमचंद के गांव लम्ही उनके जन्मस्थल पर पहुँच गए। यही वो जगह है जहाँ से कि बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, असेंबली परिवार इसी पर रह रहा था, परिवार महान साहित्यकार इसी जगह पैदा हुए जहाँ मूर्ति लगी हुई है। अच्छा, सच तो यह है कि हमारा भारतवर्ष गांव का देश है। हाँ, हमारे भारत की आत्मा तो गांव में बसती है। प्रेमचंद जी गांव में ही पैदा हुए, यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला, सोचा क्या करी, यह हमारे भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। कहते हैं कि प्रेम जो समय के थपेड़ों ने प्रेम को पहले कहानी बनाया,
इसके बाद वो कहानीकार हो गए, जाके पाँव न फटा बेवाई ऊ का जाने पीर पर आई। तो प्रेमचंद जी ने बचपन से ही जो है कि झेलना शुरू किया। 7 साल तक पहुँचते पुते माता का साथ छूट गया, 15 साल तक पहुँचते तो पिता की साया ही हट गई। ये जो है कि यही बाग बगीचे खेत खलिहान बांस की कोठियाँ थी, जहाँ की बीएचयू का सेंटर बना हुआ है, वहीं पर जो है तमाम गुल्ली डंडा खेला करते थे, आम तोड़ा करते थे, कुत्ते के पीछे दौड़ना, भालू के पीछे दौड़ना, कभी जाके गन्ना उखाड़ना, मटर उखाड़ना, इनकी जिंदगी वही थी। तो इनको तो बहुत बड़ा आवारा होना चाहिए था, लेकिन हम लम्ही ग्रामवासियों को क्या पता कि जो है हम लोग तो जान रहे थे कि वाल्मीकि है कैसे आवारा थे जो कि इतने बड़ी रामायण की रचना की, लेकिन हम लम्ही ग्रामवासियों को नहीं पता था कि हमारे लम्ही में भी ऐसे वाल्मीकि पैदा हो चुके हैं जो कि इतने बड़े साहित्य की रचना करके आज हमारे भारत में भारत सीमा को पार कर चुके हैं। हमारा भारतवर्ष हिंदी भाषी देश है। आज सच्चाई अगर प्रेमचंद को देखा जाए तो आज हिंदी साहित्य प्रेमचंद और हिंदी साहित्य का विदेशों में महत्व अगर किसी ने दिखाया तो प्रेमचंद। शायद अगर प्रेमचंद की हिंदी साहित्य नहीं लिखी गई होती तो हमारे भारतवर्ष का हिंदी साहित्य ही अधूरा रह गया होता। बिल्कुल पूरा करने का कार्य प्रेमचंद, वो आकाश खाली रहता, साहित्य का आकाश खाली होता। एक उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, पत्रकार, चित्रकार भी थे। कोई कहानी लिखते थे, वो इनका प्लॉट सामने आता था, वो चित्र सामने बन जाता था, उसी पर इनकी लेखनी चल देती थी। तो कहानियां पहले भी थी, लेकिन भूत प्रेत वाली कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी। उस कहानी को प्रेमचंद ने मानव की जिंदगी से जोड़ा कि असली कहानी तो ये है। बिल्कुल यही वह गाँव जहाँ की प्राइमरी विद्यालय में हम लोग जो है पढ़ते थे। जब शाम होती थी तो जो है हम लोग जब शाम को छुट्टी होती थी तो दादी कहती थी कि तने बहुत हल्ला गुल्ला करते हुए चल तने की कहानी सुनाई। तो वही भूत प्रेत वाली कहानी सुनाती थी, परियों की कहानी सुनाती थी, राजा रानी की कहानी सुनाती थी। हम लोग हूँ करते हुए सो जाते थे, लेकिन उसी कहानी को प्रेमचंद जी ने मानव की जिंदगी से जोड़ा, जहाँ की अगर सोना चाहते हैं तो उठ करके बैठ जाती कि दादी इसके बाद क्या हुआ, दादी इसके बाद क्या हुआ। तो वो प्रेमचंद की लेखनी और प्रेमचंद का जो है कि कहानियाँ लोगों को बेचैन करती। लगता है कि प्रेमचंद जी हमारी कहानी कैसे जान गए, हमारी बिटिया की कहानी कैसे जान गए, हमारी दादी की कहानी कैसे जान गए। तो वो प्रेमचंद की पहचान जो कि उन्होंने छोड़ा। आज यह हम लोगों का दुर्भाग्य हुआ जहाँ की 56 साल की जिंदगी और 36 साल का निधन कार्य 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा के लिए अलविदा हो गए। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं कि वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने कि मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो वह थे हमारे लम्ही से कलम सिपाही प्रेमचंद। लम्ही के इस महान क्रांतिकारी शख्सियत प्रेमचंद्र के बारे में इससे बेहतर मीमांसा और वर्णन एक लम्ही का ही व्यक्ति कर सकता है जो हमारे पंडित जी ने अभी किया। अब हमारे सामने एक और लम्ही के बुजुर्ग और संग्रहालय में बैठे हैं। सर कृपया आप भी अपने उद्गार व्यक्त करें प्रेमचंद जी को लेकर। कृपया अपने नाम के साथ और मेरा नाम इंद्रदेव राम है, मैं LIC का रिटायर्ड अफसर हूँ जी, और मेरा घर हुकुरगंज में है जी। मेरी वाइफ 80 साल एक्सपायर हो गई, मैं अकेला हो गया, वहाँ पर कोई नहीं रहता। आप अपना समय बिताने और इनके साहित्य बगल में मेरे लड़की का घर है। अच्छा, मैं वहाँ आया तो वहाँ से हम अकेले रहते हैं, रिटायर हैं, तो खाली हुए तो हम आके चले आते हैं। यहाँ आए, जैसे मेरी मुलाकात। तो प्रेमचंद्र को लेके आपका कुछ नजरिया? प्रेमचंद जी के कहानी जितने हैं उन्होंने लिखा है, बड़े शास्त्रीय ढंग से लिखा है और सही लिखा है, जो समय के अनुसार बड़ी शुद्ध साबित होती है। उन्होंने समाज के हर वर्ग हर तबके के लोगों के बारे में लिखा है और उनको ये लिखा है किस तरह से विकासशील होना चाहिए, उनको हम लोगों को किस तरह से मौका देना चाहिए, किसी को आगे बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए बल्कि उसको आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। लेकिन ये है कि आम तौर पे जो बड़े बड़े जो विभूतियां हैं जो राजनीति के आकाश में नहीं उतरी, उनको आम तौर पे समाज उपेक्षित मानता है, क्योंकि उनके पास शक्ति नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, फॉलोइंग नहीं है, उनसे फ़ायदा लेने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन प्रेमचंद्र के इस साहित्य के सलाका पुरुष की जन्मस्थली को लेकर जब मीडिया ने तमाम सवाल किए तो मुझे लगता है पिछले 15-20 सालों में उनके जन्मस्थली का कायाकल्प हुआ और उस कायाकल्प की ही परिणति है कि काशी विश्वविद्यालय ने अपना एक अध्ययन केंद्र स्थापित किया है। और मिला जुला करके प्रेमचंद्र की यह जन्मस्थली मुझे उतनी उपेक्षित नहीं लगती, लेकिन मुझे लगता है कि इस न्यूज़ वीडियो के मार्फत साहित्य के प्रेमी, समाज के प्रेमी और वो लाखों संवेदनशील तबका जो पॉलिटिकल थिंकिंग करता है, समाज की थिंकिंग करता है, मुझे लगता है इस वीडियो के जरिए प्रेरित होगी और प्रेमचंद्र की रचनाओं में दिए हुए संदेश की
एक तरह से उसे और आगे दूर तक ले जाएगी, जो कि हर सही को सही, हर गलत को गलत, हर वेदना को वेदना और हर जो है ऐश्वर्य को ऐश्वर्य कहा करते थे। और समाज का उन्होंने जितना अपने साहित्य के जरिए और लेखन के जरिए न्याय का प्रसार किया, मुझे लगता है उसकी कहीं मिसाल नहीं मिल सकती। वह एक अनन्यतम शख्सियत थे। मैं इस लम्हे के उनके स्थल पर मैं उन्हें अंतिम प्रणाम करता हूं, उनका वंदन करता हूं और उनका स्मरण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।